क्वेश्चन नंबर 1, H Limited acquired 75% of the equity share of S Limited. Balance sheet on the date of acquisition were capital and general reserve, cost of shares, sundry asset. In the year following acquisition, S Limited earned a profit of 4 lakh and made a 1-for-1 bonus issue utilizing existing general reserves fully. Calculate the amount of cost of control / capital reserve on the date of acquisition and B after the bonus issue. बोनस शेयर दिया, तो बोनस के पहले का पूछ रहा है और बोनस के बाद की पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एच का पोर्शन, इसमें दो हिस्से कर देता हूं, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, माइनॉरिटी। अब ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको अलग अलग तरीके से करता रहूँगा, जहाँ पे जो तरीका अपने को ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम में मैं आपको ऐसे ही प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, प्रोसीजर तो अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस, 2 लाख का इक्विटी कैपिटल है, उसमें का 75% अपन ने परचेस किया, यानी 1,50,000 का इक्विटी कैपिटल, यानी कि बाहर वालों के पास, माइनॉरिटी के पास है 50,000। रिजर्व्स ऑफ एस, एस के रिजर्व 1 लाख के रिजर्व है और पूरे के पूरे प्री एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, ठीक है। तो एक्विजिशन के पहले के रिजर्व है, उसका 75% अपने को बिलोंग करता है, 25% आउटसाइड द ग्रुप या माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। और ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू 2,25,000। और इसके लिए आपने जो कीमत चुकाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,50,000। सो यू हैव पेड 25,000 एक्स्ट्रा। दिस इज द गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये हो गया गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब अगर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना दूं उस समय की, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ एच एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी एस। एच और एस की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कॉस्ट ऑफ शेयर जो है वो ये आपके कैलकुलेशन में यहाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही चलने का जैसे आपको अमलगमेशन के समय बोल रहा था, पुराने आइटम पे से आगे बढ़ते जाओ और आप क्या कर रहे हो देखो, हर आइटम को आप बराबर ध्यान से ट्रीटमेंट दे दो। कोई नया एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो डबल एंट्री इफेक्ट ले लो, तो आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल टैली होगी, कोई तकलीफ जाने का सवाल उठता नहीं है। और ऊपर से आड़े टेढ़े तरीके से चलोगे तो कुछ लोगे कुछ छोड़ोगे और फिर बैलेंस शीट टैली होने वाली नहीं है। तो ये देखिए मैंने जैसे कहा कि वो शेयर की कॉस्ट कहाँ है, ये देख लिया कि ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इस वर्किंग में। सन्ड्री एसेट 5 लाख एंड 3 लाख 8 लाख दोनों ऐड हो गए। सन्ड्री एसेट लाइन बाय लाइन एडिशन कर रहे हैं अपन।
8 लाख। ऑन द लाइबिलिटी साइड कैपिटल, तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहता है पेरेंट कंपनी का, वो यहाँ पे आपको दिखता है 5 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल। जो सब्सिडरी का 2 लाख का कैपिटल था वो देख लीजिए, ये ले लिया आपने 150 और 50, है ना। फिर रिजर्व, आपके जो रिजर्व है जनरल रिजर्व, वो यहाँ दिख रहा है पेरेंट कंपनी के 2,50,000। सब्सिडरी के जो जनरल रिजर्व थे वो यहाँ आ गए वर्किंग में, बराबर। अब ये पूरे आइटम अपन ने इस पे से ले लिया। अब ये देखिए, ये इंट्रिंसिक वैल्यू के अगेंस्ट में एक कॉस्ट। डेबिट क्रेडिट पे ध्यान देने की बहुत आदत होना चाहिए, वो आपको हर जगह मदद करेगी। अब ये आपका कैपिटल, ये रिजर्व यानी क्रेडिट है, और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट यानी डेबिट है। बराबर ध्यान रहता है कि 25,000 डेबिट आ रहा, ये एसेट है, गुडविल के नाम से यहाँ दिखा। तो AS21 इसके अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इसलिए क्वेश्चन में कभी कभी वो लिखेगा कि वी दे हैव डिसाइडेड कि गुडविल को इतने पीरियड में राइट ऑफ करना, तभी आपने राइट ऑफ करना, नहीं तो उसको वैसे के वैसे बैलेंस शीट में शो कर देने का, बिकॉज AS21 कुछ नहीं बोलता है। ये गुडविल आ गया, ठीक है। फिर ये देखिए, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 75,000। अब देख लो आपकी बैलेंस शीट है बराबर 8,25,000, 8,25,000। नेक्स्ट ईयर आफ्टर बोनस इशू, वन फॉर वन बोनस इशू किया उसने, मतलब 2 लाख का उसका पहले का कैपिटल है, तो 2 लाख और उसने बोनस शेयर के तौर पे अलॉट किए, 1 फॉर 1। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 1 लाख का बैलेंस है। ये पूरा का पूरा एक्विजिशन के पहले का है 1 लाख। उसके बाद उसने अर्नड ए प्रॉफिट बोला 4 लाख बाद के पीरियड में, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस है वो बात का है। अब बोनस इशू किया, डिविडेंड दिया, तो उसके लिए फिर आपने देखने का कि कौन से प्रॉफिट रिजर्व उसने यूज़ किया। लेस बोनस इशू मतलब बोनस के लिए उसने कौन से प्रॉफिट रिजर्व यूज़ किया। आपको वहाँ क्वेश्चन में लिखा है यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व फुल्ली। अब हमारा बोनस इशू कितने का है, 2 लाख का है, और उसमें से पुराना रिजर्व 1 लाख है, तो 1 लाख हमने ये यूज़ किया 1 लाख, इसका मतलब बाकी का 1 लाख इसमें से दिया। तो जो बैलेंस बचेगा वो ये 0, ये 3 लाख। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व जो था वो आपका ख़त्म हो गया, वो बोनस के लिए यूज़ हो गया, कैपिटलाइज हो गया। अब इसमें एच शेयर 75%, माइनॉरिटी शेयर 25% है, ये तो 0 है। इसका 75% और 25% ये हो गया। अब गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग, गुडविल ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट, consolidated reserve, consolidated प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास, पर जितना है उतना लिख दूंगा। गुडविल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें दो पार्ट, एक इंट्रिंसिक वैल्यू देखने का और एक कॉस्ट देखने का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल ऑफ एस हेल्ड बाय एच, तो उसका शेयर कैपिटल पहले 2 लाख था, अभी बोनस इशू किया गया 1:1 के रेशो में, तो इसका मतलब आप शेयर कैपिटल कितना हो गया 4 लाख, और ये 4 लाख में से 75% अपना है, पेरेंट कंपनी का है, 3 लाख हो गया। ठीक है, बाकी का जो शेयर कैपिटल है वो आउटसाइड द ग्रुप दूसरे लोगों के पास है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख। प्लस शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। प्री एक्विजिशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्री एक्विजिशन आपने खरीदा है, इसलिए वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अभी बचा ही नहीं कुछ, नील हो गया। सो दिस इज द इंट्रिंसिक ऑफ द शेयर हेल्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू, या इसी को बोलेंगे शेयर इन इक्विटी, शेयर इन इक्विटी ऑन द एक्विजिशन, एक्विजिशन की शेयर ऑन इक्विटी ऐसा बोलेंगे 3 लाख। अब इसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,50,000 है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्रेडिट ज़्यादा हो गया, ये डेबिट कम है, तो ये 50,000 कैपिटल रिजर्व, क्या हो गया ये कैपिटल रिजर्व। बाद में उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको पूरा कर देते हैं। इनका जो शेयर है वो प्री एक्विजिशन रहे, पोस्ट एक्विजिशन रहे, वो सब एक ही जगह आने वाला। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन कुछ नहीं है, पोस्ट एक्विजिशन में 75,000, तो ये हो गया 1,75,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजर्व में एच का बैलेंस, तो एच के रिजर्व दिख रहा है 2,50,000, एस का अगर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व होता तो यहाँ आता, क्योंकि प्री एक्विजिशन जो भी रहेगा वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस अगर रहता तो, इस केस में नहीं है, 2,50,000। कंसोलिडेटेड P&L, एच का बैलेंस अपने को दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इस कंपनी ने बिजनेस करके 4 लाख रुपए कमाए, 4 लाख कमाए, तो पेरेंट कंपनी ने भी बिजनेस किया होगा उस पीरियड में, उसने भी कमाया होगा, बट अपने को नहीं दिया है, बिकॉज अपने को उसने बेसिकली यही चीज़ पूछा था, गुडविल ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यही पूछना चाहता था, यही डिस्टिंक्शन बताना चाहता था। तो क्वेश्चन का फोकस सिर्फ इस पे है, ये और ये तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ बन सकती थी, बैलेंस शीट बना के दिखा दिया,
यहाँ अपने पास पोजीशन नहीं है इसलिए नहीं, और बनाना रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाइपोथेटिकली एक प्रॉफिट का फिगर डाल दूँ यहाँ पे और बैलेंस शीट बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करना है। तो चलो मान लेते हैं कि भाई होल्डिंग कंपनी ने भी प्रॉफिट कमाया, होल्डिंग कंपनी ने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ऐसा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब किसी किसी को लगेगा पिछले बार भी बोले होल्डिंग ने कम कमाया था, इस बार भी होल्डिंग ने कम कमाया, नहीं तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ऐसी मेरे को लगा कि कम बताना, मैंने कम बता दिया, ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा, उसको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोगों का जो ध्यान रहता है एनालिटिकल हो, अच्छी बात है, लेकिन बेफिजूल की चीज़ों को नहीं करने का, है ना। अब ये अपना कॉमन सेंस बोलता ना, इसमें कोई कारण नहीं है कि यही ज़्यादा कमाएगा कि यही ज़्यादा, अभी जैसा जिनका बिजनेस रहा, ठीक है। तो कितना बोला मैंने, 3 लाख का प्रॉफिट, तो फिर मैं यहाँ पे 3 लाख इसका बैलेंस ले लेता हूँ, ठीक। और शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये जो निकाला 2,25,000, ये हो गया 5,25,000। बैलेंस शीट बना देता हूँ, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। अब कंसोलिडेशन आफ्टर दिस पोजीशन, इसके बाद की, तो गुडविल आप देख रहे हो कि हट गया, ठीक है, तो अभी गुडविल नहीं आएगा। अब सन्ड्री एसेट 8 लाख तो पहले थे, उसने 4 लाख कमाया तो उसके सन्ड्री एसेट 4 लाख से बढ़ गए, उसने 3 लाख कमाया तो उसके 3 लाख से बढ़ गए, तो 4 + 3 7 लाख से सन्ड्री एसेट बढ़ गए, यानी एसेट कितने हो जाएंगे, 15 लाख। 15 लाख। जो होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर कैपिटल एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए अपन ने, ठीक है। सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है 4 लाख, वो 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, बराबर। और वो 4 लाख कैसा हो गया, तो नया पैसा रेज नहीं किया, बोनस शेयर द्वारा। तो बोनस शेयर में अगर कैपिटल में क्रेडिट आया तो ये रिजर्व्स में प्रॉफिट में डेबिट भी गया, तो इनको उसने कम कर दिया, डबल एंट्री इफेक्ट बराबर जा रहा उसका। उसके बाद होल्डिंग कंपनी के रिजर्व ये आ गए आपके वर्किंग में। सब्सिडरी का जो प्री एक्विजिशन रिजर्व था वो ऑलरेडी खत्म हो गया बोनस में। पोस्ट एक्विजिशन में जो पोजीशन थी वो आपको यहां दिख रही है, जिसको अपन ने यहां ले लिया। तो अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस 5,25,000 हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट, और सब्सिडरी के प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिला वो आ गया 525। माइनॉरिटी इंटरेस्ट थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब कैपिटल रिजर्व आ रहा, तो कैपिटल रिजर्व 50,000 कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को शेयर होल्डर्स फंड के बाद सेपरेटली बताया जाता है, तो शेयर होल्डर फंड में कैपिटल रिजर्व्स आ जाएगा, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेपरेटली। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है 1,75,000, लगाइए टोटल। है 15 लाख, आ गया बराबर। तो अपन ने मान लिया कि होल्डिंग कंपनी ने 3 लाख कमाया है, बाद में सब्सिडरी ने 4 लाख कमाया, दोनों के इसीलिए एसेट बढ़ गए। मेन चीज कैलकुलेशन में यही है। अब इस क्वेश्चन का जो असली थर्स था वो बोनस पे, उस पे आ जाओ। जो वर्डिंग है AS21 में, इवन देर इज अ गाइडेंस नोट ऑन दी ऑडिटिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी भी जो वर्डिंग है उन सब में बिल्कुल क्लियर ये दिखता है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो एक्विजिशन के समय कैलकुलेट होना चाहिए, और वो फिर बाद में बदलता नहीं है। वो तब बदलेगा जब आप और एडिशनल इन्वेस्टमेंट खरीदोगे या डिस्पोज ऑफ करोगे,
जब तक आपकी वो होल्डिंग में चेंज नहीं करते हो तब तक आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज इट इज़ रहना चाहिए, ये उसमें अपीयर होता है। लेकिन बोनस जैसे शेयर में एक आध केस में और आपको पता चलेगा, बाद में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कभी कभी ये सिचुएशन ऐसी आती है जैसे बोनस में। अब अगर वो 1 लाख का ही बोनस शेयर देता था तो गुडविल में कोई चेंज नहीं होता था, क्योंकि 1 लाख मैंने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दे दिया तो कैपिटल भी मेरे इस कैलकुलेशन में आता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी मेरे इस कैलकुलेशन में आता है, गुडविल के कैलकुलेशन में। तो अगर मैंने इसको कम करके इसको बढ़ा दिया तो उससे मेरे आगे की वर्किंग में कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन क्योंकि इसका जो बोनस इशू है वो पार्टली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को यूटिलाइज कर रहा है। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यानी रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन आप उसको कैपिटल में काउंट कर ले रहे हैं। अब कैपिटल में काउंट किया तो वो यहाँ आ जाता है, वो यहाँ आ जा रहा है, और उसकी वजह से आपका वो जो गुडविल था वो हट गया और कैपिटल रिजर्व आ गया। क्योंकि देख सकते हो आप 1 लाख का बोनस अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को यूज़ कर रहा है, वो 1 लाख में से 75,000 हमारा है, यानी 75,000 हमारा जो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाना चाहिए था वो कैपिटल में आ गया। समझ गए? और इसीलिए ये जो आपका है ये 75,000 से बढ़ गया दिख रहा है। उस वर्किंग को देख लो कितना था ये 225। तो रियली स्पीकिंग इक्विटी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वाज 2,25,000, लेकिन अब वो इक्विटी कितनी दिख रही है आपको 3 लाख। और उसका कारण क्या है कि बोनस इशू में पोस्ट एक्विजिशन यानी रेवेन्यू प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन हुआ है, बराबर। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज कर दिया, वो कैपिटल में आ गया और इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई और इसीलिए आपको कैपिटल रिजर्व दिख रहा है। 25 का गुडविल खत्म, 50 का कैपिटल रिजर्व आ गया, 75,000 के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपके इधर हो गए। अगर आप 1 लाख का ही बोनस इशू करो और बदल के देखो तो आपको गुडविल में कोई चेंज नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? गुडविल में कोई चेंज नहीं दिखेगा। 25,000 का गुडविल 25,000 एज इट इज दिखता रहेगा और आपका ये रेवेन्यू प्रॉफिट जो है ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन कहीं मिला नहीं है कि ऐसे केसेस में गुडविल को बदलना कि नहीं बदलना, ऐसा स्पेसिफिक कहीं मिलता नहीं है। सजेस्टेड वगैरह में ऐसे केस में उन्होंने बदला हुआ है, तो आप भी बदल करके चल सकते हो। क्योंकि अगर मेरे को बदलना नहीं है तो मेरे को कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे पुराने कैपिटल के हिसाब से लूँगा। इसका मतलब जो शेयर कैपिटल बन चुका है उसको भी मेरे को रेवेन्यू प्रॉफिट लॉसेस की कैटेगरी में लेना पड़ेगा, बराबर। तब मेरा वो गुडविल अनचेंज रहेगा, तो वो भी ऑकवर्ड दिखेगा कि जो ऑलरेडी शेयर कैपिटल बन गया है वो कहाँ पर दिखा रहे हैं आप उसको, प्रॉफिट में, जबकि वो अब प्रॉफिट के फॉर्म में है नहीं, अब वो डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्म में तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी कैपिटल बन चुका है। तो इसलिए अपन इसको ऐसे ही रहने देने का। तो कहाँ बदल सकता है ध्यान दो, हमेशा बदलेगा नहीं। ये बदल इसलिए रहा है क्योंकि आपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया है, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए वो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, हमेशा बदलेगा नहीं। अब आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताओ। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? ज़्यादा टेंशन अभी से लेना मत, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। और कुछ नहीं, कंसेप्ट को सिर्फ ध्यान दो, बाकी तो सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है। थोड़ा सा केयरफुल रहे तो कैलकुलेशन भी बराबर ध्यान में आ जाते हैं। मेन चीज़ है उसका कंसेप्ट बराबर समझना है कि एक्विजिशन के समय जो भी है वो मैंने खरीदा है उसको कॉस्ट से कंपेयर करूँगा, वो जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व है। और इसको आप म्यूचुअल डेप्ट से कंपेयर कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि म्यूचुअल डेप्ट अगर उसके बुक्स में मेरा नाम डेटर में दिख रहा है 1 लाख, तो ऑब्वियस है कि मेरे बुक्स में उसका नाम क्रेडिटर में 1 लाख ही दिखता है, उसमें वो डिफरेंस वाला चक्कर नहीं रहता है। इतना ही फर्क है। जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या इवन प्रेफरेंस शेयर जब आप खरीदते हो तो दिस आर द सिक्योरिटीज विच यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, तो द प्राइजेस कैन डिफर, प्राइजेस कैन चेंज, और इसलिए आपको डिफरेंस दिखेगा और वो डिफरेंस को अपन बोलेंगे आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो ये म्यूचुअल डेप्ट की तरह ही है। उसके बुक्स में ये जो इक्विटी के फॉर्म में दिख रहा था और हमारे बुक्स में उसी को हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाया था, उसको सेट ऑफ कर रहे हैं और डिफरेंस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बाकी की चीज़ें इन सिंपल वर्ड से जाती, लाइन बाय लाइन आइटम ऐड होते जाते हैं।
उसकी बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग ऐसी ऐड हो जाएगी, बराबर, ग्रुप की पूरी बिल्डिंग दिखेगी ऐसा। तो बोलिए किसी को इसमें और कोई क्वेश्चन है तो?